नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों के लिए हमारा ये चैनल जीएस की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाने जा रही है। और जीएस के तहत हमने एक आर्ट सेक्शन और एक साइंस सेक्शन को लिया था, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री को हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। और उसके बाद हम फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं। तो हिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पैरेलली चलेंगे, और जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप जाइए आराम से, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एकदम 1 बाय 1 करके डाला गया है, और आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। चीजों को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है कि आप कम समय में अच्छा रिवीजन कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप तैयारी पहली बार कर रहे हैं, तो आप नोट बनाते हुए चले, या आपने पहले पढ़ लिया है या तैयारी कर लिया है, तो आपके लिए ये हमारा वीडियो लेक्चर काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि रिवीजन में काफी मददगार साबित होने वाला है। तो इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा लाइट का तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हमने दर्पण को लिया है, और दर्पण के तहत हमने गोलीय दर्पण, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे, गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। और पिछला लेक्चर में हमने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया था, और समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने काफी अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। अगर आप चाहें तो पहले उन चीजों को देख करके, समझ करके, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और हमारा लेक्चर बिल्कुल एकदम क्रम वाइज चल रहा है। आप जुड़े रहिए, आपको कम समय में जीएस पर बेहतरीन पकड़ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि गोलीय दर्पण को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, हम लोग गोलीय दर्पण को समझने की प्रयास करते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, देखिए, खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, यानी कि गोलीय दर्पण जो होता है, इन खोखला गोलाकार भाग को काट करके गोलीय दर्पण को बनाया जाता है। जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा, एक गोला है, अगर इसको हम बीच से काट देते हैं, जैसे इसको हमने बीच से काटा, तो बीच से काटा, और ये खोखला गोला था, खोखला पारदर्शक सतह था। अब एक पार्ट से हमने इसको बाहर से जैसे ही इसको क्या कर दिया, कलई कर दिया। आप देख रहे हैं इसको, जैसे ही हमने इसको कलई किया, यानी कि इसको आप बुक पढ़िएगा तो इसमें रजतीत आपको मिलेगा। तो जैसे ही हमने इसको कलई किया, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया, यानी अवतल दर्पण बन गया। और जैसे ही हमने इस पार्ट को अगर हम अंदर से रंग दिया, अंदर से रजतीत कर दिया, तो ये उत्तल दर्पण का निर्माण कर लिया, यानी ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद ये अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो अगर हम गोलाकार भाग को, यानी गोलाकार पारदर्शक सतह को दो भाग में बांट देते हैं, तो एक भाग अगर हम बाहर से कलई कर देते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। अगर उसी भाग को या दूसरे भाग को हम अंदर से रजतीत कर देते हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है, यानी कॉन्वेक्स हो जाता है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। गोलीय दर्पण हम लोग यहीं से देख लिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, जिसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं इंग्लिश में, और एक उत्तल दर्पण होता है, जिसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, तो एक चीज आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, यानी अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, कोई ना कोई तो वजह होगी क्यों कहा जाता है। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण पर जैसे ही प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, आप देख रहे हैं यहां से, दर्पण से परावर्तन के बाद
टकरा करके लौट जा रही है, इन टकरा करके यहां से क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। फिर जितना हम प्रकाश लेके जाएंगे सब दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए, सब टकरा करके लौटेगी। और आपको एक चीज दिख रहा होगा इसमें कि सब एक ही बिंदु पर आकर के क्या हो जा रही है, जमा हो जा रही है। और ये गुण सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में है, यानी अवतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है या अभिसरित हो जाती है या कन्वर्ज हो जाती है। तो इसलिए इसको अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि कन्वर्जिंग लेंस किसको, कन्वर्जिंग मिरर किसको कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण हिंदी में बोलते हैं, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो फिर उत्तल दर्पण को हम लोग देखें तो उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, यानी अपसारी दर्पण कहा जाता है, अपसारी दर्पण। अब इसको अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है जिसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पारदर्शक खोखले गोले का भाग है जिसको हमने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से क्या किया है, कलई किया है। और अंदर से कलई किए तो ये कौन दर्पण बन गया, तो उत्तल दर्पण बन गया। और उत्तल दर्पण पर जब हम प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं, जैसे इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के बाद देख रहे हैं ये फैल जा रही है, ये जैसे इसमें पड़ रही है तो ये फैल के इधर जा रही है, इसमें पड़ रही है तो ये फैल करके इधर जा रही है। तो फिर देखिए आप, जैसे यहां से ये पड़ रही है, ये प्रकाश जा रही है तो इधर डाइवर्ट हो जा रही है, इधर से जा रही है तो फिर ये इधर डाइवर्ट हो जा रही है। यानी जैसे ही उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद फैल जाती है, परावर्तन के बाद क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो आप लोग फिगर के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास कीजिए। तो फैल जा रही है, फैल जा रही है मतलब क्या हो जा रही है, अपसरित हो जा रही है, अपसरित हो जा रही है। इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है। तो हमने अवतल दर्पण को समझा, फिर उत्तल दर्पण को समझा। अब परावर्तन के नियम को हमें समझना है, कैसे ये रिफ्लेक्ट करती है, कैसे ये परावर्तित होती है। तो परावर्तन को समझने के लिए, फिगर के माध्यम से ड्रॉ करके समझने के लिए हमें दो प्रकार की, कम से कम दो प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वो दो प्रकाश कौन कौन हो सकता है, तो हम यहां परावर्तन के नियम के लिए आपको दो प्रकाश नहीं बल्कि चार प्रकाश की स्थिति को समझाने का प्रयास करूंगा। और कम से कम दो प्रकाश के माध्यम से हम परावर्तन के नियम से फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परावर्तन के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। परावर्तन के नियम को समझने के लिए हमको कम से कम कितनी प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो दो प्रकाश की आवश्यकता होगी। पहला आप देखिए, पहला जैसे ये अवतल दर्पण आपको दिख रहा होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, जब अवतल दर्पण में जब ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, अवतल दर्पण में जब मुख अक्ष से प्रकाश की किरण को दर्पण तक ले जाया जाता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद टकरा करके जिस बिंदु से लौट रही है, जिस बिंदु से लौट रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो मुख अक्ष के समानांतर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं आप लोग, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर के गुजर जाती है। आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के माध्यम से हम दर्पण में भिन्न भिन्न स्थान पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएंगे। तो मुख अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से सीधी टकरा करके लौट जाएगी। वहीं अब इन चीजों को हम लोग उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में क्या स्थिति बनती है, उत्तल दर्पण आपको ये दिख रहा होगा। तो उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर, इसको मुख अक्ष कहेंगे, मुख अक्ष के समानांतर जब प्रवाहित किया जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद ये, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है, डाइवर्जिंग कर देती है। तो उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये बिखेर देती है, इधर टकरा करके वापस भेज देती है। तो आपको आभास होगा, प्रतीत होगा कि ये कहां से गुजर रही है,
फोकस से गुजर रही है। अब देखिए यहां कॉमनली ध्यान क्या रखना है, दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, मुख अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। इसमें वास्तविक रूप से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी मालूम पड़ती है। तो एक स्थिति को हमने समझा, दूसरा स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है। जब प्रकाश को हम फोकस से प्रवाहित करते हैं, यानी फोकस से गुजारते हैं, तो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद यह मुख अक्ष के समानांतर वापस लौट जाती है, यानी परावर्तन के बाद किधर से गुजरती है, तो मुख अक्ष के समानांतर गुजरती है। इन चीजों को हमने अवतल दर्पण में देखा, फिर इन्हीं चीजों को हम उत्तल दर्पण में देखें, क्या ऐसी स्थिति बनती है। तो आप यहां देखिए तो ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें आपको मालूम पड़ेगी, प्रतीत होगी, और जैसे इस पर आती है तो परावर्तन के बाद ये भी मुख अक्ष के समानांतर वापस लौट जाती है। यानी ये हमारा मुख अक्ष है, और मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लौट जाती है, टकरा करके लौट जाती है। हमने प्रकाश की दो स्थिति को समझा। पहला स्थिति क्या देखा, जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। दर्पण उत्तल हो या अवतल, दोनों में स्थिति यही होती है। अवतल में क्या होती है कि वास्तविक रूप से आपको दिख रहा है, जबकि उत्तल में क्या होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतीत होगा। तो दो स्थिति को हमने समझा। फिर तीसरा स्थिति की अगर हम बात करें, अब देखिए क्या है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस था। अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश को प्रवाहित कीजिएगा तो दर्पण पर पड़ने के बाद तो परावर्तन तो होगा ही, दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होगा। तो जैसे ही वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है अवतल दर्पण में, तो जिस पथ से जाती है, जिस माध्यम से जाती है, उसी माध्यम से वापस आ जाती है। ऐसे जाएगी और ऐसे वापस चलाएगी। ये तब होगा जब हम प्रकाश को कहां से प्रवाहित करेंगे, वक्रता केंद्र से। उत्तल दर्पण में भी सेम कंडीशन होता है। उत्तल दर्पण में आपको वक्रता केंद्र से प्रवाहित तो होता हुआ प्रतीत होगा, यहां वास्तव में नहीं दिखेगा आपको, यहां दिखाई पड़ेगा, लेकिन कैसा, सिर्फ आप इमेजिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जब वक्रता केंद्र से आती है तो पुनः वापस लौट जाती है वक्रता केंद्र पे। तो हम लोग पैरेलली लेकर के चल रहे हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। फिर चौथा कंडीशन आप देखिए, चौथा कंडीशन यानी बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें, बहुत दूर मतलब अनंत, बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है तो जितना डिग्री कोण से आती है ना, उतने डिग्री कोण से ये क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। ये अवतल दर्पण की स्थिति है। उत्तल दर्पण में भी यही स्थिति बनती है। उत्तल दर्पण में बहुत दूर मतलब अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है। यानी जितना डिग्री थीटा कोण से अगर ये आ रही है तो थीटा कोण से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने चार स्थिति को समझा, यानी चार प्रकार के प्रकाश को समझने का प्रयास किया। अब इसको हम लोग बारीकी से फिगर के माध्यम से थोड़ा रुक करके इस तरह से याद करेंगे ताकि चीजें याद हो जाए। अब देखिए हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि जब हम प्रकाश को मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पर लेकर के जाते हैं, मुख अक्ष के समानांतर जैसे ही जाएगा दर्पण पे तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश फोकस से निकल जाएगी, फोकस से सीधा निकल जाएगी। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से आप चीजों को याद करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद ये दोनों में होगा, अवतल हो या उत्तल। उसके बाद हमने आपको बताया कि जब आप प्रकाश को फोकस से प्रवाहित कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब इस बार हम प्रकाश को कहां लेके जा रहे हैं, फोकस से दर्पण पर ले जाएंगे। तो फोकस से दर्पण पर जैसे ही ले जाते हैं तो परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद यानी टकराकर लौटने के बाद फिर वो प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर प्रवाहित हो जाती है, यानी गुजरने लगती है, मुख अक्ष के समांतर गुजरने लगती है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही ऐसा ही सिचुएशन होता है। फिर हमने आपको तीसरा कंडीशन समझाया कि जब हम प्रकाश को वक्रता केंद्र से प्रवाहित करेंगे, गुजारेंगे, जब हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होगा, टकराएगा, दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो परावर्तन किस दिशा में होगा, परावर्तन होने के बाद प्रकाश किस दिशा में जाएगी, तो उसी पथ में वापस लौट जाएगी। 3 कंडीशन बताया हमने आपको। ये ऐसा अवतल दर्पण में भी होता है और ऐसा उत्तल दर्पण में भी होता है। उसके बाद हमने आपको समझाया चौथा कंडीशन, बहुत दूर से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, वो तो समांतर आएगी नहीं, तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें जैसे ही दर्पण पर पड़ती है तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पे आती है उतना डिग्री का ही कोण बनाते हुए वापस चल जाती है। मतलब जैसे आई वैसे ही चल जाएगी। जितना डिग्री का कोण बन रहा है उतना डिग्री के कोण, मतलब जितना डिग्री कोण से आया उतना ही डिग्री कोण से वापस चला जाएगा। तो ये 4 कंडीशन आपको हमने समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको इनकी समझ नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, तो आप प्रतिबिंब की स्थिति को समझने में आप रटिएगा लेकिन फिर भी याद नहीं रहेगा। और अगर आपको ये चीजें याद है तो आप प्रतिबिंब को बढ़िया से ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं और आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है और जब भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ 90% बच्चे फंसते हैं ऐसे सवालों में और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। उसके बाद हम लोग कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इस फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, जैसे कि फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख अक्ष क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रकाश की किरणें जिस माध्यम मतलब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और जहां से लौटती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। उसके बाद हम बताए थे आपको कि ये कटा हुआ गोला का भाग है, तो गोला का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। और ये तीनों चीज आपको कहां दिखेगा, उत्तल दर्पण में भी दिखेगा। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी हो गया, जहां से प्रकाश गुजर रही है परावर्तित होकर के, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि आर यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है, वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखिए सी से एफ की दूरी यानी सी से पी की दूरी, ध्रुव की दूरी यानी वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो होता है, आपको यहाँ एफ दिख रहा होगा, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी यानी फोकस दूरी पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी आर बराबर क्या होता है 2f, या इसी को हम लोग लिखे तो एफ जो होता है एफ इसकी आधी होती है, यानी r/2 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ दोनों के बीच संबंध कैसा है, तो एक आधा होता है तो एक उसका दोगुना होता है, यानी फोकस होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। उसके बाद यहाँ एपरेचर द्वारक को याद करने का प्रयास कीजिए। द्वारक क्या होता है, आप देख सकते हैं ये दर्पण है, दर्पन के दोनों छोर पर मुख अक्ष से जितना कोण बनता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। या डायमीटर को दोनों दर्पण के दोनों छोर से जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक। तो द्वारक को 2 चीजों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, द्वारक को 2 चीजों से दर्शा सकते हैं, एक थीटा से और दूसरा इसको मीटर से। मीटर में भी इसको हम माप सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों चीजें समझ में आ रही होगी। द्वारक क्या होता है, द्वारक थीटा से भी नापा जा सकता है, द्वारक को हम लोग मीटर में भी माप सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थान पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न
स्थानों पर बनता है, यानी वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अलग अलग स्थानों पर बनेगा। तो कहां रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इन चीजों को हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति, यानी अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इन स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्थिति आपको दिख रहा होगा कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, देखिए आप जैसे दिख रहा होगा आपको अवतल दर्पण, यहां देखिए ये फोकस है और ये ध्रुव है, वस्तु को हमने यहां रखा तो एक किरण प्रवाहित किया हमने कहां तक, दर्पण पे, और दर्पण और ये मुख अक्ष के समानांतर जा रही है, तो मुख अक्ष के समानांतर जैसे ही जाएगी तो ये परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। तो आपको दिख रहा होगा ये फोकस से क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो हम बताए थे आपको अभी तुरंत कि दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए हमें दो प्रकाश की जरूरत होती है। तो एक प्रकाश तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इसको मुख अक्ष के समानांतर प्रवाहित किया। उसके बाद दूसरा प्रकाश आप देखिए, दूसरा प्रकाश हमने देखा कि इसे हम यहां से प्रवाहित कर रहे हैं, तो जैसे ही यहां से प्रवाहित किए तो आपको हम एक कंडीशन अभी तुरंत सिखाए थे, वक्रता केंद्र से जैसे ही प्रकाश को हम ले जाएंगे तो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर के फिर उसी माध्यम में क्या होती है, वो लौट जाती है। अब जैसे ही उस माध्यम में लौटेगी देखिए कभी मिलेगा, कभी ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, और जब काट नहीं पाएगा तो ये दर्पण का सामने वाला भाग हो गया, ये दर्पण का पीछे वाला भाग। तो कभी भी इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनेगा, दर्पण के सामने कभी भी नहीं बनेगा। और जब दर्पण के सामने नहीं बनेगा, क्योंकि कटान बिंदु मिलेगा नहीं, तो दर्पण के सामने नहीं बनेगा, तो ऐसी स्थिति में हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना होगा। जैसे कि हम ड्रॉ करके देखें तो यहां आके कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, कट रहा, यानी दर्पण के पीछे, ठीक, दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब यहां बना होगा, देखिए यहां ये वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे। और आप याद रखिएगा कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनेगा तो वो सीधा होगा, और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वो उल्टा होगा। दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होती है, जबकि दर्पण के पीछे बनने वाली प्रतिबिंब, देखिए दर्पण के पीछे कहने का मतलब है कि दर्पण के दाईं ओर, और दर्पण का सामने कहने का मतलब है दर्पण का बाईं ओर। इधर आप लोग याद रखिएगा, इधर वास्तविक होता है और इधर काल्पनिक होता है। चलिए एक स्थिति को हम समझे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, आपको दिख रहा होगा दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो काल्पनिक। अभी हमने बताया कि दर्पण के जैसे ही दाईं ओर बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर वस्तु, यहां देखिए वस्तु यहां है और प्रतिबिंब यहां है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण के सामने या पीछे है तो दर्पण के पीछे है। कैसा बन रहा है, तो सीधा, यानी वस्तु के सीधा। तो पहला स्थिति हम लोग देखें। अब दूसरा स्थिति को समझे, तो दूसरा स्थिति आपके सामने रखा गया है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु को कहां रख देना है, फोकस पर। अब देखिए वस्तु को फोकस पर अगर हम रख रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रतिबिंब दिखाने के लिए दो प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही प्रतिबिंब वस्तु को हमने रखा फोकस पे, तो एक देख रहे हैं आप, एक प्रकाश हमने गुजारा कहां से, मुख अक्ष के समानांतर, और मुख अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश की किरणें, आप देखिए मुख अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो हमने इसको फोकस से गुजार दिया। उसके बाद हम बताए आपको कि दो प्रकाश की जरूरत होती है, तो एक प्रकाश को हमने वक्रता केंद्र से गुजारा, और वक्रता केंद्र के लिए आपको हमने नियम बताया है। क्या नियम बताया है, तो वक्रता केंद्र से जैसे ही हम प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं तो उसी पथ में वापस लौट जाती है, दर्पण उत्तल हो या अवतल। तो जैसे ही वक्रता केंद्र से प्रवाहित किए गुजारे तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट गया। तो जैसे ही लौटा तो आप देख सकते हैं ये चीजें, ये बिंदु मतलब दोनों रेखा कहीं ना कहीं कटेगी, बहुत दूर जाकर के कटेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कहां पर कटेगी, अनंत पे जाके मिल जाएगी। ठीक, तो जब वस्तु को हम फोकस पर रखे
जब वस्तु को हम फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब देखिए कहां बना, प्रतिबिंब अनंत पर बना। अगर आपको अक्षर नहीं दिख रहा होगा कि हम बार बार इन चीजों को बोल रहे हैं, आप सुन करके याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो सब हम आपको बता रहे हैं ये सभी चीजें किताब में लिखी हुई है, और किताब में लिखी हुई बातों को कैसे याद करेंगे, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, कैसे उसको याद रखें। तो सुनने से ज्यादा याद होता है, आप लिखने से ज्यादा ध्यान दीजिए सुनने पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, हम बताए आपको कि दर्पण के सामने जैसे ही बनेगा तो उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अच्छा, इधर बनने वाला दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। और कोई भी चीज अनंत पे रखा हुआ, अनंत दूरी पे रखा हुआ है तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो दो स्थिति को हम समझे, हम आपके सामने तीसरा कंडीशन रख रहे हैं, तीसरा कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में तीसरा स्थिति। तीसरा स्थिति की बात करें तो वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। अब देखिए ध्यान दीजिए, वस्तु को कहां रखा गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये फोकस है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया है। तो आपको दो प्रकाश को प्रवाहित करना होगा, गुजारना होगा। तो एक प्रकाश देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, तो जा रही है, दर्पण पे पड़ रही है, पड़ रही है, और दर्पण पर पड़ने के बाद देखिए परावर्तन होगा, और परावर्तन जैसे ही होगा तो एक प्रकाश फोकस से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। उसके बाद बताए थे आपको कि एक प्रकाश और आपको गुजारना पड़ेगा, तो हम दूसरा प्रकाश जो गुजार रहे हैं वो फोकस से गुजार रहे हैं। तो फोकस से जैसे ही गुजार रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, फोकस से जैसे ही गुजार रहे हैं तो दर्पण पर पड़ता है, और दर्पण पर पड़ने के बाद ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर के वापस गुजरने लगती है मुख्य अक्ष के। जैसे ही वापस जाती, देखिए यहाँ पे आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, और हम आपको बताएं कि जहां कटेगा प्रतिबिंब वहीं बनेगा। देखिए कहां कट रहा है, तो आपको वक्रता केंद्र ये दिख रहा, उसके बाद इधर अनंत होगा, तो कहां कट रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अच्छा, दूसरी बात हमने आपको बताया कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवाहित होती है, यानी गुजरती है। इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब किसके किसके बीच बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इसके बीच में वस्तु है। अब दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होती है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक तो होती ही होती है, उसके बाद उल्टा भी होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब उल्टा होता है। उसके बाद यहां आपको दिख रहा होगा वस्तु कितना छोटा है और वस्तु से बड़ा, यहां देखिए आपको दिख रहा होगा बड़ा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो तीन स्थिति को हमने देखा। उसके बाद चौथा स्थिति को समझे। चौथा स्थिति की अगर हम बात करें, चौथा कंडीशन को बात करें, चौथा कंडीशन में हमको बोल रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित करना। ये देखिए बीपीएससी एग्जाम में इसको, बीपीएससी के प्री एग्जाम में इसको पूछा गया है, और कई बार इसको आप देख सकते हैं। बीपीएसएससी जो दरोगा का जो आयोग है, बीपीएसएससी भी इसको पूछ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा, इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए ये सी हो गया, वक्रता केंद्र, वस्तु को यहां रख दिया गया वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर वस्तु को जब रखा गया है, ये हमारा वस्तु है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र वस्तु को रखा गया। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दो प्रकाश की जरूरत होती है, तो एक प्रकाश आपको दिख रहा होगा मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद फोकस से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक प्रकाश हमने गुजारा फोकस से, अब फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर वापस जाती है। तो इन स्थिति में यहाँ पे काट रही है, तो वस्तु को जहां रखा गया है और प्रतिबिंब वहीं पे बनता हुआ दिख रहा है, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। आप देख सकते हैं वस्तु दर्पण के सामने था, बाईं ओर था, तो प्रतिबिंब किधर बन रहा, बाईं ओर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, और सामने बन रहा है तो उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वस्तु के बराबर है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि वस्तु को, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो वक्रता केंद्र पर।
उसके बाद वस्तु के बराबर बन रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है सामने बन रहा है, सामने है ही। उसके बाद पांचवी स्थिति की बात करें, अब वक्रता केंद्र और अनंत पे वस्तु को रख दिया गया है। देखिए वक्रता केंद्र ये है, ये रहा, और अनंत आपको इधर रहा, वस्तु को यहां रख दिया गया। और जैसे इससे प्रकाश एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर आती है, और एक प्रकाश की किरण फोकस से गुजारा जाता है, और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। तो आपको दिख रहा होगा यहां कट रहा है, यानी सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कटता हुआ दिख रहा है, प्रतिबिंब यही बनेगा। तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा होगा। वक्रता केंद्र ये रहा और फोकस ये रहा, कटान बिंदु ये, जहां कटान बिंदु वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। दर्पण के सामने है तो दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होती है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। उसके बाद दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा। और कहां बन रहा है? तो सामने बन रहा है। तो हमने 5 स्थिति को समझा। अंतिम स्थिति की बात करें, छठे स्थिति की बात करें, तो छठे कंडीशन को हम लोग देखें तो वस्तु अनंत पर है, और हमने बात किया था कि अनंत पर जैसे ही वस्तु रहेगा तो प्रकाश जब भी आएगी ना तो समानांतर नहीं आएगी, समानांतर नहीं आएगी। क्या हो जाएगी? जितना डिग्री को कोण बनाते हुए, देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, जितना डिग्री की कोण बनाते हुए प्रकाश जा रही होगी उतना डिग्री की कोण बनाते हुए परावर्तित हो रही होगी। यानी जितना थीटा कोण से अगर आएगी तो थीटे कोण से वापस जाएगी। तो हमने 2 प्रकाश को गुजारा, और गुजारने के बाद देखा कि फोकस पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। दर्पण के सामने है तो दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक होती है, उल्टा होती है। और अनंत पे कोई भी चीज है तो बहुत बड़ा है, और वही चीज का प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त किए तो बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, और ऐसा प्रतिबिंब फोकस पे ही प्राप्त हुआ। तो हमने अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति को जाना, कैसे हमको ड्रॉ करना है, किस तरह से हमको इन चीजों को समझाना है, समझना है। हमने पूरी प्रयास किया कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो लेक्चर को यही रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।